गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आयुष में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है आपके नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी साहित्य की बात हम कर रहे थे। हिंदी साहित्य में जो है आज हमारी ये थर्ड क्लास है हिंदी की शब्द व्यवस्था पर। जब हमने इसका सिलेबस की बात करी थी तो उसमें हमने देखा था कि नेट जेआरएफ में जो है वो आपके दो पेपर होते हैं। वो पेपर होते हैं, जो पहला पेपर होता है वो आपका जनरल स्टडी का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो भी आपका सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है तो उस सब्जेक्ट को आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं वहां पर आपको भरना होता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पर जो है हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है हमारी थर्ड क्लास है। हमने बात करी थी सिलेबस में। हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस होता है नेट जेआरएफ में, तो आपके 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में जो पहली यूनिट है तो उसमें हमारी ये थर्ड क्लास है। और हमने ये भी बात करी थी कि यूनिट वाइज जैसे हम खत्म करते जाएंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जो भी आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी की शब्द व्यवस्था की यहाँ पर बात करते हैं तो हम ध्वनियों के बारे में ध्वनियों के बारे में हम देखते हैं और शब्दों के बारे में हम देखते हैं। ध्वनियों की अगर यहाँ पर बात करें तो ध्वनियों का वह शब्द वह समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है या फिर जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। अब ये जो हिंदी की शब्द व्यवस्था है इनको हम कई आधारों पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्रोतों के आधार पर, स्रोत या फिर उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। निर्माण या गठन या फिर हम कहें बनावट के आधार पर देखते हैं। प्रयोग के संदर्भ के आधार पर देखते हैं और परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से या फिर हम कहें रूप या प्रयोग के आधार पर हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं स्रोत या फिर हम कहें उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भंडार। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द भंडार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं और इन 4 में से सबसे पहले जो हम देखेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज और विदेशी शब्द, ये आपके होते हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द तत् का मतलब होता है, तत् का अर्थ जो होता है उसके, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ जो होता है समान, यानी कि उसके समान। यहाँ उस शब्द का जो तात्पर्य है संस्कृत है। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत में उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत से मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे माता हो गया, जल हो गया, तप हो गया, दान हो गया। यहाँ पर जो है आपको सिंपल सा याद रखना है, ये जो तत्सम शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, और जो तद्भव शब्द हैं वो आपके हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, ये चीज जो आपको याद रखना है। और आपके जो एग्जाम में है वहां पर परिभाषा नहीं पूछी जाती है। कोई भी जैसे आपके शब्द दे देगा तद्भव शब्द और तत्सम शब्द, उनमें से आपको जो है पहचानना होगा कि ये तद्भव शब्द है या फिर ये तत्सम शब्द। ठीक है, तो ये जो है तत्सम शब्द है। आगे हम उदाहरण में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। अब हम बात करें तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द, तद्भव दो शब्दों के मिलने से बनता है, दो शब्दों के मेल से निर्मित है। तत् अर्थात उसके, और भाव अर्थात निर्मित, यानी कि उससे निर्मित जो शब्द संस्कृत के समान नहीं है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, हिंदी में लिए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरणों के अनुसार देखें, अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग, अष्ट से 8। जैसे ये जो है यहाँ पर हम उदाहरण में देखें तो ये जो है तत्सम शब्द है और ये जो है इधर ये तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द हमने बात करी थी कि ये जो शब्द हैं तत्सम शब्द ये संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। अगर आपने इतना यहाँ पर जान लिया
कि तत्सम शब्द हिंदी के होते हैं या फिर तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं या फिर संस्कृत के होते हैं। आपको सिर्फ आप यहाँ पर इतनी चीज याद रखनी है कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं और तद्भव शब्द जो होते हैं वो आपके हिंदी के होते हैं, हिंदी के होते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्दों में जैसे हम देखें अंगरक्षक, अंगरक्षक का जो तद्भव शब्द है वो अंगरखा हो गया। अग्निरक्षा का अर्थ जो है सॉरी जो तद्भव शब्द है वो अंगीठी हो गई। अंगुष्ठ का तद्भव शब्द जो है अंगूठा हो गया। वहीं अंधकार का तद्भव शब्द जो है अंगूठा हो गया। आठ का तद्भव शब्द जो है आष्ठ हो गया। अर्धपूर का तद्भव शब्द है जो अधूरा हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। आगे हम बात करें देशज और विदेशज शब्द के बारे में। देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में हुआ है। देश का मतलब जो है यहाँ पर है भारत से, भारत से। ठीक है, जिन शब्दों का जो देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म जो है देश में हुआ है अर्थात भारत में। देशज शब्द की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि उसमें लोक या अंचल की संस्कृति की महक महसूस होती है। यानी कि जो देशज शब्द होते हैं तो उसमें लोक या फिर हम कहें उसमें अंचल या फिर अपनी संस्कृति की महक इसमें महसूस होती रहती है। भारत में दूसरी भाषा के लिए से लिए गए जो शब्द हैं वो भी देशज कहलाएंगे अगर उस भाषा का जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द है वो आपके मतलब भारत में दूसरी जो कई प्रकार की भाषाएं हैं तो उनसे जो आपके शब्द लिए गए हैं, लेकिन वो जो भाषा है आपकी वो उसका जन्म जो है वो आपके भारत में हुआ है। ठीक है, देश में हुआ है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? वो भी आपके देशज शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम बात करते हैं प्रमुख देशज शब्दों के बारे में। प्रमुख देशज शब्दों की बात करें तो यहाँ पर जो है हम द्रविड़ भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं, द्रविड़ भाषाओं से, और यहाँ पर अपने गठन से, अपने गठन से। तो द्रविड़ भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं जैसे उड़ाद, ओसारा, कच्चा, कज्जल, कटोरा, ये जो देशज और विदेशज शब्द हैं हम आगे चल के देखेंगे और ये आपको जरूर याद करके जाना है क्योंकि एग्जाम में आपके आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रविड़ भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं जैसे उड़ाते, ओसारा, कच्चा, कज्जल, कटोरा, काका, केड़, ये आपके जो शब्द हैं ये आपके द्रविड़ भाषाओं से लिए गए हैं। और अपने गठन से जो शब्द लिए गए हैं अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द भंडार जो हैं जैसे अंडे-वंडे, ऊट-पटांग, कड़ाके, किलकारी, खटपट, कराटा, ये जो है ये आपके अपने गठन से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये देशज और देशज शब्द हैं। अब हम आगे बात करें विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का मतलब यहाँ पर ये है कि विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे देश में नहीं उपजे हैं, यानी कि जो हमारे देश की भाषाएं या फिर जो हमारे देश में इनका जन्म नहीं हुआ है वो क्या है? वो विदेशज शब्द हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें विदेशज शब्द और देशज शब्द दोनों ही प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबंध होते हैं, लेकिन देशज शब्दों का संबंध इसी देश की भाषाओं और विदेशज शब्द का जो संबंध होता है वो विदेशी भाषाओं से होता है। ठीक है, विदेशज शब्द का जो संबंध होता है वो आपके विदेशी भाषाओं से होता है। अब यहाँ पर जो कुछ विदेशज शब्द हैं, विदेशज शब्दों में से जैसे तुर्की भाषा के शब्द हो गए और अरबी भाषा के शब्द हो गए, फारसी भाषा के शब्द हो गए, अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए, ये जो है ये सारे के सारे ये आपके विदेशज शब्द हैं। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द हैं जैसे उर्दू में जैसे काबू, कैंची, कुली और कुर्की, चाकू। ठीक है, ये आपके जितने भी हैं ये आपके तुर्की भाषा से लिए गए शब्द है, तुर्की भाषा के शब्द। अरबी भाषा से जैसे आपका अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर,
ये जो है ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे रामायस ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको जो है आप पढ़ लीजिएगा कि तुर्की भाषा से कौन कौन से शब्द हैं, अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, यानी कि कौन सी भाषा के कौन से शब्द हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फारसी भाषा के शब्दों की बात करें तो फारसी भाषा में जैसे आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, उम्मीद, चापलूस, कारीगर, किसमिस, कुर्ता और कुश्ती, कूचा, हाक, खुद, ये जो है ये जो है ये फारसी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे अपील हो गया, कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, ये जो है ये अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, तो ये हमने बात करी विदेशी शब्दों के बारे में। अब जो है अन्य शब्द, विदेशी भाषाओं के जो अन्य शब्द हैं जैसे चाय हो गया, लीची, ये जो है चीनी शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं चाय और लीची। जापानी भाषा के शब्द जो हैं जैसे झम्पान, रिक्शा, ये जो है जापानी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द जैसे अनानास, आल्पिन, गमला, गिरजा, चाबी और नीलाम, पपीता, पाव या फिर हम कह रोटी, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, अलमारी, ये जो है ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच शब्द जो हैं जैसे अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रेस्तरा, रिपोर्टाज, ये जो है फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। और डच के जो शब्द हैं जैसे तुरुस, बम, तांगे का एक पुर्जा होता है ये। और रूसी शब्द जो है रूसी भाषा के जैसे रूबल हो गया, वोडका हो गया और स्पुतनिक हो गया, ये जो है ये रूसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं और देशी शब्द कौन से होते हैं। अब जो है हम बात करेंगे संकर शब्द कौन कौन से होते हैं। संकर शब्दों की अगर बात करें तो कुछ शब्द दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं, यानी कि काफी सारे ऐसे जो शब्द होते हैं हम प्रयोग करते हैं, दो दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। जैसे हिंदी से भी कोई शब्द बना है और इंग्लिश भी उसमें मिक्स है, या फिर कोई फारसी भाषा से बना है तो उसमें कोई और भाषा मिक्स है, ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो संकर शब्द उन्हें कहते हैं कुछ शब्द दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे इनका विवेचन कम ही किया जाता है जो संकर शब्द होते, कुछ विद्वान इन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं जो हम देखेंगे जैसे लाज शर्म। लाज शर्म जो है यहाँ पर हिंदी भाषा का भी शब्द है और फारसी भाषा, यानी कि यहाँ पर जो है लाज शर्म जो शब्द है यहाँ पर हिंदी और फारसी भाषा ये दोनों भाषाएं यहाँ पर सम्मिलित हैं। कोट दाता में अंग्रेजी शब्द है और तत्सम शब्द ये दो भाषाओं से मिलकर के बना है। फैशन परस्त में अंग्रेजी और फारसी भाषा दोनों भाषाएं मिलती हैं। मोटर गाड़ी जो है, मोटर गाड़ी में भी अंग्रेजी प्लस देशा शब्द इसमें मिक्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ये देशा शब्द हैं। अब ये जो है ये संकर शब्द हैं। संकर शब्दों का मतलब यहाँ पर होता है कि जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर के बने हुए। ठीक है, अब इन दो भाषाओं में से कोई भी आपकी भाषा हो सकती है जैसे हमने देखा। अब जो है आगे हम बात करें निर्माण या गठन या फिर हम कहें बनावट के आधार पर शब्द भंडार। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद होते हैं, योग शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, ये तीन होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकलता है या फिर कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें हाथ, पेट, किताब इत्यादि, ये जो है ये रूढ़ शब्द हैं। यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा पे ध्यान देना है कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई और अर्थ यानी कि कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करें यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ये वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से बनते हैं।
जैसे जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, जैसे पुस्तकालय हो गया, हथगोला हो गया, जलज हो गया, ये क्या है, ये आपके यौगिक शब्द हैं। इसमें से आपको सिंपल सा याद रखना है कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है एक विशेष रूप में रूढ़ हो जाता है। जैसे हम देखें उदाहरण में, पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़। पंकज शब्द का जो अर्थ होता है वो कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ जो है कमल, जो कि रूढ़ हो चुका है। ऐसे ही नीलकंठ, नीलकंठ इत्यादि शब्द भी ये क्या है, ये योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, आगे हम बात करें प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार। प्रयोग के आधार पर शब्द भंडार, प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द के 3 वर्ग होते हैं, जैसे सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द और अर्ध परिभाषिक शब्द। सामान्य शब्दों की बात करें तो सामान्य शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य शब्द का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं होता है। सामान्य शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चलना, फिरना, भरा, खाली, ये जो है ये क्या है, सामान्य शब्द है। यहाँ पर देखिए जो हमने तत्सम तद्भव देखा, देशज और विदेशी शब्द देखा, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द जो हमने देखा, ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जैसे सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द, अर्ध परिभाषिक शब्द हैं, ये आपके ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा सामान्य शब्दों के बारे में। अब जो है हम देखें परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्दों की बात करें तो परिभाषिक शब्दों का अर्थ और संदर्भ पूर्णतः परिभाषित रहता है। इन शब्दों का अर्थ जो है वो एकदम निश्चित और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, इनका जो इन शब्दों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एकदम निश्चित होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। अब जो है हम रूप के प्रयोग के आधार पर बात करते हैं। रूप के प्रयोग के आधार पर यहाँ पर जो है, जैसे विकारी शब्दों की हम बात करें तो विकारी शब्दों में आपके आ जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये जो चीजें हैं ये आपके विकारी शब्दों के अंतर्गत आ जाती हैं। और ये जो संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये जितनी भी चीजें हैं वो हम अगले लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होती हैं, इनकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के भंडार। रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम विकारी शब्दों की बात करें तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदलता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन के कारण बदलता है, जैसे हम यहाँ पर बात करें संज्ञा, संज्ञा में जैसे लड़का, लड़के, लड़कियां, यहाँ पर संज्ञा का मतलब है कि संज्ञा में या तो फिर कोई वस्तु का नाम दे सकता है, कोई स्थान का नाम दे सकता है या किसी का नाम दे सकता है, वो यहाँ पर ठीक है वो क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम में जैसे वह, वे, वही इत्यादि वो सर्वनाम है। विशेषण में जैसे यहाँ पर हम देखें जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ पर जो काला, जैसे काला हो गया, काले हो गया, काली, ये जो चीजें हैं ये विशेषण है। और क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कि कोई काम जैसे किया जाता है, जैसे वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वो क्या है, वो क्रिया है। इनको जो है हम आगे एक एक करके देखेंगे कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होती है, इनको जो है हम आगे एक एक करके देखेंगे। तो ये जो है हमने देखा विकारी शब्दों के बारे में। अब हम बात करें अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। क्रिया विशेषण शब्द जैसे धीरे, आज,
कल, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। संबंध बोधक शब्द में से, पर, ए, आगे की ओर, के नीचे आदि, ये जो है ये संबंध बोधक शब्द हैं। और समुच्चय बोधक शब्द और, परंतु, या इसलिए, तो, यदि, ये जो है ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। यानी कि कोई जैसे शब्द दिया हुआ है, इधर जैसे ये कोई वाक्य दिया हुआ है और इधर से कोई वाक्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो शब्द है, जैसे हम कोई भी शब्द और लगा करके, परंतु लगा करके, किंतु लगा करके, इसलिए लगा करके, जो भी शब्द है हम जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्द में जैसे हमें कहीं पर विस्मय, संदेह हमें कहीं पर प्रकट हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अभी जो है हम इनके चिन्हों के बारे में भी देखेंगे कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा होता है, फुल स्टॉप का चिन्ह कैसे कौन सा होता है, इन चिन्हों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो विस्मयादि बोधक शब्द जैसे अरे हो गया, उफ हो गया, अल्लाह, राम राम आदि, ये जो है ये क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है। तो ये जो है आज हमने बात करी हिंदी की शब्द व्यवस्था के बारे में। हिंदी के शब्द व्यवस्था के अंतर्गत हमने कई सारी चीजें जो है देखिए, जैसे तत्सम शब्द देखे, तद्भव शब्द देखे, देशज और विदेशज शब्दों की बात करी, विकारी और अभिकारी शब्दों की बात करी है। ठीक है। अब जो है आगे जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे पर्यायवाची के बारे में और संज्ञा सर्वनाम के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बाय बाय, थैंक यू।